बच्चों, आज हम श्वसन, गैसीय परिवहन एवं आदान प्रदान के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में आपने तंतु पोषण के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में श्वसन या रेस्पायरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जहाँ पे श्वसन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आता है श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। हम यही मान लेते हैं कि श्वसन का मतलब श्वास को अंदर की ओर खींचना और बाहर की ओर छोड़ना, जबकि वो श्वसन नहीं है। वो श्वसन का एक स्टेप है, एक चरण है, जिसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो श्वसन क्या है? श्वसन जीवधारियों में होने वाला एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक क्रिया है। जीवों में होने वाला एक अनिवार्य क्रिया है ना, जिसके द्वारा भोजन जो लिए हैं, है ना, पोषण के द्वारा जो भोजन ग्रहण किए हैं, उस भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की, पचे हुए भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में क्रमिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है और उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है और ऊर्जा मुक्त की जाती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की जो कोशिकाओं को जो ऊर्जा की आवश्यकता है ना, उसकी वो प्रतिपूर्ति करता है। जैसे भोजन तो ग्रहण कर लिए, उसका पाचन भी हो गया, लेकिन यदि उसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो उस भोजन का कोई वैल्यू नहीं है। कहां पर? किसी भी जीवधारी शरीर की बात हो, है ना, जरूरी नहीं हम हमारी बात करें। किसी भी जीवधारी में जो भोजन ग्रहण किया गया है, जो पचा हुआ भोजन आपके शरीर की कोशिकाओं में संचित है, वो पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होना अनिवार्य है ना, और ये प्रक्रिया जो है क्रमिक रूप से होता है ना। तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में होती है, और दोनों ही कंडीशन में कार्बनिक यौगिक बनते हैं, पानी बनता है ना, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाले जो जैविक क्रिया हैं, उन जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं श्वसन की क्या परिभाषा होगी। श्वसन की परिभाषा, तो श्वसन जीवों में होने वाला एक अनिवार्य जैविक क्रिया है ना। श्वसन जीवों में होने वाला एक वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल पचे हुए भोज्य पदार्थों को क्रमिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल अथवा सरल कार्बनिक यौगिक और जल में बदला जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया को कहते हैं श्वसन या रेस्पायरेशन। श्वसन वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पचे हुए भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्रमिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल अथवा सरल कार्बनिक यौगिक और जल में बदला जाता है तथा ऊर्जा मुक्त की जाती है। इस क्रिया को कहते हैं श्वसन। दूसरे शब्दों में हम श्वसन को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन चय अपचयी क्रिया है ना, उपचय की एक क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों का क्रमिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त की जाती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं में को आवश्यक ऊर्जा के रूप में काम आता है। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन देखते हैं। हम जो भोजन लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसका यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करें, है ना, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट्स का यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में, उपस्थिति में यदि ऑक्सीकरण करें, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, है ना, CO2 और जल में, और साथ में यहां पर 686 किलो कैलोरी क्या मुक्त होगा? ऊर्जा मुक्त होगा। इसी क्रिया को हम कहते हैं श्वसन, है ना। ये क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब देखते हैं श्वसन के प्रकार।
श्वसन के प्रकार। तो जीवों में जो श्वसन होता है, जीवधारियों में जो श्वसन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहले श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अब यहां पे फिर से हमें दो नए शब्द मिल गए, है ना, अवायवीय और दूसरा वायवीय। इस शब्दावलियों के पीछे ही उसका सेंस या उसका जो ध्येय है वो छुपा हुआ है। अवायवीय, अ मतलब अनुपस्थित, है ना, वायवीय मतलब वायु, अर्थात वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उस श्वसन को कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। अब इस श्वसन किन में होता है? उन सूक्ष्म जीवों में होता है या उन एकोष्ठीय जीवों में होता है जिनमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता जो है बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में उनके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है ना। तो ऐसे जीवों में जो श्वसन होता है वो कहलाता है अवायवीय श्वसन। और जब अवायवीय श्वसन होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है, और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके एथिल अल्कोहल और पानी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की जो मात्रा, ऊर्जा जो मुक्त होती है उसकी मात्रा वायवीय श्वसन की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, जैसे अवायवीय श्वसन ईस्ट में किस प्रकार होता है देख लेते हैं। ईस्ट एवं जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन, ठीक है, किस प्रकार होगा? तो जो ईस्ट है और कुछ जीवाणु है उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो अवायवीय श्वसन होती है। अर्थात ये जो उनके द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थों को, मतलब जो पचित भोज्य पदार्थ जो उनके शरीर के कोशिका में संचित है, उस भोज्य पदार्थों को वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है? सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, अर्थात क्रमिक रूप से उसका ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा मुक्त की जाती है ना। तो मुख्य रूप से ईस्ट और जीवाणु की जो कोशिकाओं में जब अवायवीय श्वसन होता है तो उसमें एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है ना। और ऊर्जा जो मुक्त होता है उसकी मात्रा कम होती है, अर्थात 21 किलो कैलोरी मुक्त होती है। जैसे C6H12O6 ये जो है ईस्ट में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु, है ना, ऑक्सीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। किण्वन का अर्थ आपने पहले ही समझ लिया है ना। किण्वन का मतलब होता है भोज्य पदार्थ को सड़ाना, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, तो कहलाता है किण्वन। और ईस्ट में जो है बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीकरण का कार्य करता है, तो जीवाणु की उपस्थिति में इस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया जाता है? किण्वित किया जाता है ना। और किण्वित करने पर बनता है C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब यहां पर लिखा हुआ है C2H5OH, इसका सूत्र है एथिल अल्कोहल का, ठीक है। और क्या बन रहा है साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद के रूप में, है ना। और ऊर्जा कितना मुक्त हुआ? 21 किलो कैलोरी। इस श्वसन को हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। चूंकि श्वसन कहां पर हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है या जीवाणुओं में हो रहा है ना, इसलिए ईस्ट में होने वाला क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन होगा। इसी प्रकार देखते हैं हम हमारी जो शरीर में जो मांसपेशियां हैं, है ना, जिनको हम कंकाली मांसपेशियां कहते हैं, उस पर और कुछ जंतुओं में जो श्वसन होता है वो श्वसन भी अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। इसी का अवायवीय श्वसन का दूसरा भाग जंतुओं और कंकाली पेशियों में। कंकाली पेशियां कहां पाए जाते हैं?
जहां जहां हमारे शरीर में अस्थियां हैं, है ना, उन अस्थियों के साथ जो जुड़े हुए पेशियां हैं वो कहलाते हैं कंकाली पेशियां। कभी आपने एक अनुभव किया होगा कि आप जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, है ना, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं, है ना, या साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और आप साइकिलिंग करते करते अचानक ऐसे स्थान पर चले गए जहां पे थोड़ा सा रास्ता जो है ऊंचा नीचा है, तो वहां पर क्या होता है, आपका श्वास जो है धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है ना। क्यों श्वास फूलता है? क्योंकि आपकी शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उस समय, उतनी ऊर्जा उसको, उनकी कोशिकाओं को जो है, शरीर की कोशिकाओं को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला हीमोग्लोबिन की मात्रा उस समय जितना है, जितना सामान्य दर पे होना चाहिए, जितना उसको सप्लाई करना चाहिए, उतना सप्लाई वो ऑक्सीजन को नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में जंतुओं में जो श्वसन होता है वो श्वसन कहलाता है अवायवी श्वसन, ठीक है। और जब अवायवी श्वसन होता है, अर्थात ऑक्सीजन की कम मात्रा जब जंतुओं को मिलती है, तो उस समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का क्रमिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे एक अम्ल बनता है जिसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल शरीर के पेशियों को क्या कर देते हैं, पूरा पूरा शिथिल कर देते हैं, है ना। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम मात्रा में उपलब्ध है, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन ऊर्जा की आपको तो आवश्यकता है ही, तब भोजन का क्या होता है, अवायवी श्वसन होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो वहां पर एक यौगिक बनता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल आपके पेशियों को क्या करते हैं, शिथिल कर देते हैं, और आपको बहुत तीव्र थकान महसूस होता है। थक लगता है ना, कठिन परिश्रम करें तो थकान महसूस होता है। तो वो थकान महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशियों में क्या जम गया, लैक्टिक अम्ल जम गया। वही लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों को क्या कर दिया है, शिथिल कर दिया है, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये C6H12O6, इसका यदि अवायवी श्वसन हो तो यहां पे बनेगा CH3CHOHCOOH, ठीक है। ये हो गया लैक्टिक अम्ल, और साथ में मुक्त होता है CO2 प्लस मुक्त होता है ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल बना, सॉरी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होगा ना। क्या क्या मुक्त होगा? एक तो लैक्टिक अम्ल मुक्त होगा और दूसरा मुक्त होगा ऊर्जा। ये ऊर्जा का उपयोग तो तुरंत उस समय हो गया, लेकिन जो लैक्टिक अम्ल है वो आपके लिए उपयोगी या आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए उपयोगी नहीं है, या किसी भी जीव के कोशिका के लिए जो है उपयोगी नहीं है उस समय, है ना। तो जब हम उस कंडीशन में, जब हमको थकान लगता है तो हम क्या करते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हो और एकदम ही ज्यादा थक लग गया, आपको हिम्मत ही नहीं है साइकिल चलाने का, तो क्या करेंगे, कहीं पर जाकर बैठ जाएंगे। कई बार ऐसे कंडीशन भी निर्मित होता है कि आप बैठने भी लायक नहीं है, तो वहां पर क्या कर दिए, लेट गए। तो जैसे ही आप बैठे या फिर लेटे, उस कंडीशन में आपके शरीर में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये लैक्टिक अम्ल पुनः क्या होगा, ऑक्सीशोषण द्वारा, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा ऑक्सीकृत होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा तो शरीर के पेशियों से क्या हट गया, लैक्टिक अम्ल हट गया। उस कंडीशन में आपकी थकान गायब हो जाएगी और आप फिर से अपने आप को थोड़ा सा पहले की तुलना में, पहले की कंडीशन में जिसमें थकान महसूस हो रहा था उससे रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये थकान जो हमको महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, अनाक्षी शोषण, अवायवी श्वसन के कारण, है ना। अवायवी श्वसन जब भी होगा तो क्या बनेगा हमारे शरीर में, लैक्टिक अम्ल, और यही लैक्टिक अम्ल जो है शरीर के पेशियों को शिथिल कर देता है। तो ये हो गया अवायवी श्वसन का दूसरा पार्ट। अब हम देखते हैं श्वसन का दूसरा प्रकार, वायवी श्वसन। अब यहां फिर से शब्दावली में स्पष्ट लिखा हुआ है वायवी, अर्थात ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है ना। यह श्वसन की वह विधि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है या पूर्ण होता है, उस श्वसन को कहते हैं
वायवी श्वसन। ये जो वायवी श्वसन है, जितने भी उच्च वर्गीय जीव होते हैं, है ना, उन सभी उच्च वर्गीय जो जंतु में जो है, जो उच्च वर्गीय जो जंतु होते हैं, उनमें जो श्वसन होता है वो कौन से श्वसन होता है? वायवी श्वसन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके लिए अब हम वो कर सकते हैं, C6 समीकरण लिख सकते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी, या फिर इसी से बनता है 38 ATP, है ना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर एटीपी में इसको क्यों बदला गया? ये जो ग्लूकोज के एक अणु का जब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीश्वसन हो रहा है ना, या वायवी श्वसन हो रहा है, तो कितना ऊर्जा मुक्त हो रहा है? 686 किलो कैलोरी। ये जो ऊर्जा का परिमाण है वो हमारे शरीर की जो कोशिका है उसकी तुलना में बहुत अधिक है। यदि वो ऊर्जा उसी रूप में कोशिका में मौजूद हो तो क्या होगा? कोशिका जो है जलकर नष्ट हो जाएगा, है ना। तो वो ऐसा ना हो, इस कारण हमारे शरीर की जो कोशिका द्रव्य है और माइटोकॉन्ड्रिया में उस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जिसको हम कहते हैं एटीपी। और ये कहां पर संचित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस किसे कहा जाता है? जहां पर बिजली का उत्पादन होता है। तो चूंकि हमारे कोशिका में जो है बिजली उत्पन्न नहीं होता, बल्कि क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। और यही एक ऐसा वो है, विकल्प है, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही एटीपी टूटकर हमें ऊर्जा मुक्त करता है। नहीं तो हम पहले ऊर्जा की परिभाषा से परिचित हैं, है ना। ऊर्जा की परिभाषा से परिचित है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। और यदि आपके शरीर में ऐसा विकल्प मौजूद नहीं है, एटीपी के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा संचित नहीं होता, मान लो सपोज, है ना, तो क्या करना होता? आप जितना वर्क कर रहे हैं उतना आपको साथ में भोजन भी करते रहना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सुबह एक बार खाते हैं और शाम तक भी यदि आपको खाना ना मिले तो भी आप आसानी से कार्य कर सकते हैं, कार्य करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि आपने जो भोजन लिया उसका ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होकर वो एटीपी के रूप में आपके शरीर को कोशिका में संचित है। वही संचित एटीपी जो है आपको जब जब आपके शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी वो प्रतिपूर्ति करता रहता है ना। इसलिए हम एक बार दिन में एक ही बार खा लेते हैं, तब भी हमारे शरीर की जो ऊर्जा की जो पूर्ति है वो पर्याप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं ये जो अवायवी श्वसन और वायवी श्वसन, इन दोनों में प्रमुख क्या क्या अंतर है। वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर। हमने दोनों का परिभाषा पढ़ा, वायवी श्वसन किसे कहते हैं और अवायवी श्वसन किसे कहते हैं, है ना। तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, या वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाता है अवायवी श्वसन। फिर वायवी श्वसन कौन सा कहलाएगा? वह श्वसन जिसकी संपन्न होने में किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। या फिर वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। पहला अंतर हो गया। ठीक है, अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तरफ लिख दें हम, जैसे यहां पर लिख देते हैं अवायवी, और दूसरी तरफ लिख दें वायवी, है ना। पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, चौथा अंतर। तो पहला अंतर ये हो गया परिभाषा के आधार पर, है ना, कि वह श्वसन जिसके संपन्न होने में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो संपन्न होता है वो कहलाएगा अवायवी श्वसन। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वो कहलाएगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है वो कहलाता है वायवी श्वसन। दूसरा अंतर, अवायवी श्वसन जब भी होता है तो भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है,
है ना। अवायवीय श्वसन जब भी होता है तो भोजन का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण, जिसके परिणाम से कम ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब अवायवीय श्वसन जब भी होता है तो मात्र 21 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मुक्त होती है, या फिर कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, है ना। इसी प्रकार इसमें जो है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है, या फिर इससे 38 एटीपी बनते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो अवायवीय श्वसन है इसमें हम अगला अंतर देख लेते हैं। अवायवीय श्वसन जब भी होता है तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ना। अवायवीय श्वसन होगा तो क्या बनता है इधर, C2H5OH और CO2 गैस। जबकि जब भी वायवीय श्वसन होता है तो यहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, पानी। ठीक है, ये अगला अंतर हो गया। फिर ये जो अवायवीय श्वसन जो होता है, ये अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में होता है। मतलब कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में, यहां पर एक चक्र चलता है जिसको कहते हैं ग्लाइको लिसिस, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। फिर अगला अंतर हम कर सकते हैं, अवायवीय श्वसन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों में होता है। अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है, जबकि वायवीय श्वसन अधिकांश पौधों और जंतुओं में होता है। तो ये हो गया इनमें अवायवीय और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर। अगला देखते हैं जो वायवीय श्वसन है उसके प्रकार, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। वायवीय श्वसन के प्रकार। जंतुओं में जो श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला अप्रत्यक्ष वायवीय श्वसन और दूसरा प्रत्यक्ष वायवीय श्वसन। इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन और डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, है ना, ये भी एक शब्दावली है जिसमें लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष मतलब जो ऐसे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन जो होता है ना, किसी भी जीव के शरीर में सीधे उसके श्वसनांग तक या जो कोशिकाओं तक जो है सीधे संपर्क में नहीं होता। वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन जो है किसी जीव के शरीर के सीधे संपर्क में नहीं होता, उनमें जो श्वसन होता है वो कहलाता है अप्रत्यक्ष श्वसन, इनडायरेक्ट श्वसन। ठीक है, और प्रत्यक्ष एक मिनट, यहां पर सबसे पहले हम इसको देख लें, प्रत्यक्ष श्वसन ना। ठीक है, चलिए परिभाषा दोनों का सही है। प्रत्यक्ष श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें किसी जीव के शरीर की कोशिका जो है सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में होता है ना। प्रत्यक्ष श्वसन जिसमें किसी जीव के शरीर की जो कोशिका है वो सीधे ऑक्सीजन के क्या होता है, संपर्क में होता है ना। तो उस श्वसन को कहते हैं डायरेक्ट श्वसन। जैसे इसमें आएगा निम्न वर्गीय जीव और इसमें आएंगे उच्च वर्गीय जीव, यहां पर बाय मिस्टेक हो गया था, है ना। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की
या ऐसा श्वसन जिसमें जीव का जो शरीर है ऑक्सीजन के संपर्क में ना हो, संपर्क में हो, है ना, और वो डायरेक्ट जो है वो कोशिकाओं के द्वारा क्या कर ले, उस ऑक्सीजन को वो कोशिका जो है अवशोषित कर ले, वो श्वसन कहलाएगा प्रत्यक्ष श्वसन। जितने भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब निम्न वर्गीय जो जीव होते हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आएंगे, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो हाइड्रा हो, है ना, उसमें जो श्वसन होता है वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष श्वसन। और दूसरा है अप्रत्यक्ष श्वसन। तो जो उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन, उनके जो कोशिकाएं जो है सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते, बल्कि ऑक्सीजन को उनकी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है माध्यम की, अर्थात किसी माध्यम से उन ऑक्सीजन परमाणु को जो है ऑक्सीकरण के लिए उनके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ना। इसके लिए हमारे शरीर में माध्यम क्या है, परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में क्या है, परिसंचरण तंत्र, जिसको हम कहते हैं रुधिर। चूंकि ज्यादातर परिवहन जो है रुधिर के द्वारा होता है, इसलिए रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र के द्वारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण से एब्जॉर्ब करके, मतलब ग्रहण करके उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ना। तो ऑक्सीजन को जीवों द्वारा, उच्च वर्गीय जंतुओं द्वारा या उच्च वर्गीय जीवों द्वारा ऑक्सीजन को जिस अंगों द्वारा, जिस अंग या फिर अंगों के समूह के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उन अंगों को क्या कहते हैं, श्वसनांग कहते हैं, है ना। उच्च वर्गीय जीवों में ऑक्सीजन को जिन अंगों, जिस अंग से या फिर जिन अंगों के समूह से क्या किया जाता है, उसको वातावरण से ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उन अंगों को कहते हैं श्वसनांग। हमारे शरीर का प्रमुख श्वसनांग कौन है, कौन है जी? मनुष्य का प्रमुख श्वसनांग, प्रमुख श्वसनांग अर्थात श्वसन अंग कौन है? फेफड़े, है ना। कितने जोड़े फेफड़े हैं हमारे शरीर में? एक जोड़े। कहां पर स्थित है? वक्षी गुहा में। ये जो है हमारा भाग वक्षी भाग कहलाता है ना। ये वक्षी गुहा में बाहर पसलियां हैं, पसलियों के अंदर एक एक संख्या में, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, एक एक संख्या में एक अंग मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्रमुख श्वसनांग, फेफड़ा। और सहायक श्वसनांग और कौन कौन से हो गए? आपका नासा मार्ग, है ना, नॉस्ट्रिल, ठीक है। फिर जो सेप्टा है वो, उसके आगे ट्रेकिया, फेनिक्स, फिर ट्रेकिया, है ना, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ये सब क्या कहलाएंगे? सहायक श्वसन अंग कहलाएंगे, ठीक है। तो चूंकि सभी जीवों की संरचना एक जैसी नहीं है ना, जितने भी उच्च वर्गीय जीव हैं क्या उनकी संरचना भी एक समान है? नहीं है, उनकी भी संरचनाएं भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न जीवों में श्वसनांग भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। सभी जीवों में एक समान श्वसनांग नहीं होगा। जैसे जितने भी निम्न वर्गीय जीव हैं, जैसे एनिलिड्स हो गया, है ना, केंचुआ हो गया, इनमें कोई विशेष श्वसन अंग आपको बाहर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इनमें जो श्वसन की मुख्य श्वसनांग क्या होगा? उनकी शरीर की त्वचा, मतलब उस त्वचा के द्वारा ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार एम्फीबियंस हो गए, मछलियां हो गए, मोलस्कंस हो गए, है ना, इनमें क्या पाया जाता है? गिल्स। गिल्स कहाँ होता है? उनके गले में। मछली देखे है ना, मछली देखे हैं, पूरी जिंदा मछली हो या मरा हुआ मछली, उसके सिर के जस्ट पीछे जहां पे उसका आंख रहेगा, उसके पीछे एक बड़ा सा स्केल रहता है ना। उस स्केल को ऐसे उठाओगे तो इसमें एक फ्लावर नुमा संरचना दिखाई देता है, लाल गुलाबी रंग का क्या दिखाई देता है? फूल के समान संरचना दिखाई देता है गड्ढे के अंदर, है ना। वही होता है गिल स्लिट्स। उसी गिल स्लिट्स के द्वारा मछली क्या करती है? पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। इसी प्रकार जो कीट वर्ग के जितने भी जीव हैं, है ना, जिनको हम कीड़े कहते हैं, उनमें श्वसन के लिए एक विशेष श्वसनांग पाया जाता है जिसका नाम है ट्रेकिया, जिसको लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कीटों में श्वसनांग, प्रमुख श्वसनांग कौन है ना। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं, है ना, फिर पक्षियां हैं और मनुष्य हैं, इनमें प्रमुख श्वसन अंग होता है फेफड़े। रेप्टाइल्स में
है ना। रेप्टाइल्स क्या है, एक वर्ग है। कार्डेटा समूह का क्या है, एक वर्ग है। पक्षियां क्या है, कार्डेटा समूह का एक वर्ग है। उसी प्रकार स्तनधारी है ना भी एक क्या है, वर्ग है। इन सभी में प्रमुख श्वसनांग क्या होता है, फेफड़ा होता है। ठीक है, उस फेफड़े के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं और उसको ऑक्सीजन को जो है पहले श्वास नली द्वारा एक्सेप्ट करके ग्रहण करके उसको फेफड़े तक पहुंचाया जाता है। फेफड़े से गैसीय परिवहन के द्वारा उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम श्वसन और दहन में क्या अंतर है। श्वसन की परिभाषा आपने पढ़ लिया और दहन से भी आप परिचित हैं। दहन मतलब क्या होना, जलना, है ना। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इस शब्द को। श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन की परिभाषा आपने पढ़ा है कि भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में क्रमिक रूप से क्या करना, ऑक्सीकृत करना, है ना, और ऑक्सीकृत करके ऊर्जा मुक्त करना, उस क्रिया को कहते हैं श्वसन। जबकि दहन किसी पदार्थ का जलना, वो कहलाता है दहन, है ना। ये जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो जैव रासायनिक क्रिया होती है, जबकि दहन की जो क्रिया होती है वो यांत्रिक होती है ना। श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि दहन की क्रिया जो है अनियंत्रित क्रिया है। अनियंत्रित क्रिया इसका मतलब क्या है, जंगल में एक स्थान पर आग को छोड़ दो, है ना, तो कुछ वहां पे सूखी पत्तियां जो है उस आग को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे वो जो है इतना अधिक फैल जाएगा कि उसको बुझाया जाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कौन सा प्रक्रिया है, अनियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार श्वसन में जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा को क्या करके रखा जाता है, संचित करके रखा जाता है, जबकि दहन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इसी प्रकार श्वसन जो है की क्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप माध्यमिक यौगिक या माध्यमिक उत्पाद बनते हैं, जबकि दहन में किसी प्रकार के माध्यमिक उत्पाद का निर्माण नहीं होता। फिर अगला हम अंतर देख लेते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण और संसर्ग में अंतर। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है प्रकाश संश्लेषण की, हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और जड़ द्वारा जल व खनिज लवण को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसका यदि हम समीकरण लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और दूसरा हरित लवक। तो इससे क्या बनेगा, C6H12O6 + 6O2, एक क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को जड़ द्वारा खनिज लवण व जल को अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं श्वसन। जबकि प्रकाश संश्लेषण, है ना। जबकि श्वसन क्या होता है, जीव जो है शरीर में पचे हुए भोज्य पदार्थों को C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में, चलिए हम उपस्थिति में कर देते हैं, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं तथा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये कहलाता है श्वसन। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है श्वसन। एक दूसरे के क्या है, विपरीत है।
है ना, एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्माण। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, निर्माणकारी अभिक्रिया कहेंगे, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना, अर्थात अपघटन हो रहा है ना, इसलिए यह अभिक्रिया कहलाता है अपघटनकारी अभिक्रिया। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, प्रकाश संश्लेषण जो है मात्र हरे पेड़ पौधों में होता है जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होती है ना, ठीक है, जबकि श्वसन जो होता है सभी जीवधारियों में होता है। चौथा अंतर हम देख सकते हैं इसी समीकरण में ना, चौथा अंतर हम क्या देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ दिन में ही होता है, जबकि श्वसन की जो क्रिया है वो दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है, ठीक है। फिर श्वसन की क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन गैस मुक्त किया जाता है वो जीवों के शरीर में होने वाले ऑक्सीकरण की जो क्रिया है या श्वसन की क्रिया है उसको संपन्न करने के लिए पर्याप्त होता है ना। और श्वसन की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया जाता है उसको पेड़ पौधे पुनः वातावरण से ग्रहण करके अपने भोजन के रूप में, भोजन निर्माण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार इन दोनों में अंतर हो जाता है। फिर एक चीज और कह सकते हैं कि श्वसन की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो एंडरजेनिक है ना, जबकि ये एक्सरजेनिक है। एंडरजेनिक मतलब ये निर्माणकारी है, मतलब निर्माण हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक को अपघटित करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या किया जा रहा है, शरीर से मुक्त किया जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर हो गए। अब वायु श्वसन की कुछ प्रावस्थाएं हैं। वायुवी श्वसन के प्रावस्थाएं या चरण, स्टेप। ये जो वायु श्वसन जो है एक जटिल प्रक्रिया है ना, इसलिए ये जो है एक ही चरण में मुक्त नहीं होता, ये भिन्न भिन्न चरणों में मुक्त होती है। जो उच्चवर्गीय जीवों में जो है वायु श्वसन निम्नलिखित चरणों में, 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक कहलाता है बाह्य श्वसन, और इसका दूसरा भाग है आंतरिक श्वसन या गैसों का परिवहन। सॉरी, दूसरा आंतरिक श्वसन होगा ना। आंतरिक श्वसन। अब यहां पर 2 शब्द फिर आ गया, बाह्य श्वसन। बाह्य मतलब शरीर के बाहर होने वाला, और आंतरिक मतलब शरीर के कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन, ठीक है। तो बाह्य श्वसन का मतलब पहला स्टेप है बाह्य श्वसन। उसका मतलब क्या है, ये जो बाह्य श्वसन की जो क्रिया होती है वो जीवों के शरीर के कोशिका के बाहर संपन्न होती है ना, उस श्वसन को कहते हैं बाह्य श्वसन। जबकि आंतरिक श्वसन जो शरीर की कोशिका के अंदर संपन्न होता है ना, वो कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो जो बाह्य श्वसन है इसका पहला स्टेप, बाह्य श्वसन का पहला स्टेप कहलाता है श्वासोच्छ्वास। पहला स्टेप क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। और दूसरा उसका स्टेप होता है श्वसन गैसों का परिवहन। श्वसन गैसों का परिवहन, ये 2 स्टेप हो गए, है ना। पहला चरण है श्वासोच्छ्वास या फिर गैसों का आदान प्रदान, उसी को कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जीवों के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को या वायु को क्या करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना, और फेफड़े में आए हुए जो या वायु जो हमारा श्वसन तंत्र में आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या वर्ज्य गैसों को जो है शरीर से कहा करना, बाहर छोड़ना, ये क्रिया कहलाता है गैसों का आदान प्रदान या फिर श्वासोच्छ्वास, जिसको पहले हमने क्या समझा था, श्वसन,
मतलब उसी क्रिया को हम श्वसन समझते थे कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ना, उसको हम क्या समझते थे पहले? श्वसन। जबकि वो श्वसन नहीं है बल्कि क्या है? वो श्वासोच्छ्वास है। अब चलिए श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत हमने क्या किया? वायु को पूरा पूरा क्या कर लिए? शरीर के अंदर ले लिए। कहा गया वो शरीर के अंदर श्वसनांग से होता हुआ, नाक से होता हुआ कहा गया वो फेफड़े में। अब फेफड़े में जैसे ही ऑक्सीजन गया वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ है शरीर के कोशिकाओं के जो उपचय क्रिया के दौरान बना हुआ वर्ज्य पदार्थ के रूप में, उसको हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा इसी में कि हम जो ऑक्सीजन को, वायु को शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, है ना, उसमें मात्र ऑक्सीजन को ही ग्रहण नहीं करते। वातावरण से जब हम श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं, है ना, तो उसमें मात्र ऑक्सीजन गैस ही अंदर नहीं जाता बल्कि संपूर्ण वायु जाता है। क्या होता है? संपूर्ण वायु अंदर जाता है। और संपूर्ण वायु में कौन कौन से घटक हैं? बहुत सारे घटक हैं, है ना। सबसे अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, वो भी जाता है। ऑक्सीजन, वो भी जाता है ना। उसके अलावा वाष्प, जल वाष्प, दुनिया जितने भी उसमें गैस के मिश्रण होते हैं वो पूरे पूरे जाते हैं। क्योंकि हमारे जो फेफड़े में जो एयर सेक्स होते हैं, वायु कुपिकाएं होते हैं, वो वायु कुपिकाएं मात्र किससे बंधुता प्रदर्शित करते हैं, एफिनिटी प्रदर्शित करते हैं, या किसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं? मात्र ऑक्सीजन को। इसलिए ऑक्सीजन वहां पर क्या होगा? एयर सेक्स के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, उसको बांध लिया जाएगा, और बाकी वायु को जब हम श्वासोच्छ्वास के दौरान, जब हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो पूरा पूरा जो कहते हो मुक्त कर देंगे। किसको छोड़कर? ऑक्सीजन को छोड़कर। तो वो क्रिया कहलाता है श्वासोच्छ्वास। दूसरा, श्वसन गैसों का परिवहन। अब फेफड़े में चला गया ऑक्सीजन, है ना। उस ऑक्सीजन का उपयोग फेफड़े में है क्या? नहीं है। कहाँ है उसकी उपयोग? आपकी शरीर की कोशिकाओं में। तो शरीर के कोशिकाओं में जो है क्या किया जाता है? उसको परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है, अर्थात हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। Hb+O2 इज इक्वल टू HbO2, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, पहुंचाया जाता है, और जब शरीर के कोशिकाओं में जाता है तो वहां पर क्या करता है? ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और क्रिया जो है रिवर्स हो जाएगा। मतलब शरीर के कोशिकाओं में एक पहुंच गया, है ना, और वहां पहुंचने के बाद इसका क्या हो जाएगा? फिर से अपघटन होगा, और अपघटन होगा तो क्या बनाएगा? Hb/O2। Hb ब्लड में मिल गया और ऑक्सीजन को कहां छोड़ दिया गया? कोशिका में। ठीक है। इस तरीके से क्रिया होती रहती है। तो इसको कहते हैं श्वसन गैसों का परिवहन। अब आंतरिक श्वसन, तो शरीर के कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है। तो बच्चों, आज आपने श्वसन, गैसीय परिवहन एवं आदान प्रदान के अंतर्गत उसका परिचय, मतलब श्वसन का परिचय, फिर परिभाषा, फिर श्वसन के प्रकार, फिर उनमें कुछ जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर, है ना, वायु और अवायवीय श्वसन, ऐसे प्रमुख अंतर, और साथ में गैसीय परिवहन के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट कालखंड में इसके अगले घटक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।